हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। वो मुझसे कह रहे थे मेरी पत्नी ने जो है झूठ बोला है, एफआईआर की है, मेंटेनेंस केस कर दिया है और वो काम करती है, फिर भी कोर्ट को ये कह रही है कि वो काम नहीं करती, कहीं पे भी एम्प्लॉयडमेंट अपनी शो नहीं की, जबकि मुझे पता है वो कहाँ पे काम करती है। और मैं चाहता हूं कि आप जो है इस वाइफ के ख़िलाफ़ जो है 340 सीआरपीसी अभी के अभी लगा दीजिए और उसे जो है झूठा जो उसने केस डाला है और प्रोसिक्यूट करवाइए कि 340 उस पर लगे, ताकि उसे भी पता चले कि झूठे केस करने का जो है अंजाम क्या होता है। और हमें जो है रिलीफ चाहिए क्योंकि उसने जो है बहुत झूठा केस अपना मुकदमा डाला है, तो आप हमें गाइड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने उनसे यही कहा कि अभी इस स्टेज पे 340 सीआरपीसी आप नहीं डाल सकते। चलिए उसने झूठ बोला है, बट अभी कोर्ट की नज़र में वो झूठ या सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने एक कंप्लेंट डाल दी, उसने अपनी एलिगेशंस लिख दिए, अपना सब कुछ जो है अपना स्टैंड उसने लिख दिया। अभी आपकी बारी है, आप उसके रिप्लाई में अपना रिप्लाई दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप कह रहे हैं, चलो मैं एक ये एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जो वाइफ है वो वर्किंग है कहीं पे और वो पैसा अच्छा खासा कमा रही है, कोर्ट को शो नहीं किया, तो आप पहले तो वेट कीजिए। रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को कहा है कि आप अपनी ट्रू इनकम डिस्क्लोज कीजिए और डिक्लेरेशन दीजिए कोर्ट को, पहले वो आने दीजिए, क्योंकि पहले वो आना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहले ये कहेगी ऑन ओथ, वहाँ पे ऑन ओथ स्टेटमेंट दी जाती है, क्योंकि ओथ कमिश्नर से वो एफिडेविट अटेस्ट होता है। और उसका ये है कि वहाँ पे आप अगर आप झूठ बोलते हो तो वो स्टेटमेंट जो है कोर्ट संज्ञान में लेके 340 की कार्रवाई कर सकता है। पर अभी भी सिर्फ एफिडेविट फाइल करने पर भी आप 340 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं कर पाओगे। तो पहले तो उसकी स्टेटमेंट आने दीजिए, 340 सीआरपीसी की से पहले उसकी जो है एफिडेविट आने दीजिए, और उसके बाद आप जो है सेक्शन 91 का प्रयोग करेंगे। सेक्शन 91 में आप अपनी वाइफ से ये मांगेंगे कि आप यहाँ पे काम करते हो, इससे इस तक कर रहे हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स आप मांगेंगे, सब चीज़ें आप मांगेंगे सेक्शन 91 में। उसका रिस्पॉन्स देगी वो। हो सकता है वो ये डिनाई कर दे कि मैं नहीं यहाँ काम करती, मैं जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं है। फिर आप कोर्ट से कह सकते हो कि ये बैंक अकाउंट और ये एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट्स जो है ऑन रिकॉर्ड आ जाए, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा ये डॉक्यूमेंट्स बुलाने के लिए, अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास आ जाते हैं। अब जब डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब एफिडेविट भी फाइल हो गया, तो अब तो 340 सीआरपीसी बनता है ना। अब तो 340 लगा दीजिए वकील साहब, मेरे क्लाइंट यही कहते हैं मुझसे, पर अभी भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो डॉक्यूमेंट आ तो गए हैं, पर वो डॉक्यूमेंट अप्रिशिएट नहीं हुए। अप्रिशिएट का मतलब ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स किस कंटेक्स्ट में है, कैसे, क्या वो इम्प्लीकेशन है उस डॉक्यूमेंट का। उसमें अगर लिखा हुआ है, वैसे तो उसमें लिखा होगा कि ये काम कर रही है, ये इतने पैसे उठा रही है, ये इस पोस्ट पे है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आ चुकी हैं, पर क्या वो डॉक्यूमेंट्स इसी लड़की के हैं, इसी आपकी वाइफ के हैं, या किसी और के हैं, वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आने से प्रूफ नहीं आता। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट अलग होता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जब एविडेंस में आ जाएगा। ये इंटरिम मेंटेनेंस के लिए काफ़ी है डॉक्यूमेंट्स की, इंटरिम मेंटेनेंस आपकी कम या ख़त्म हो जाएगी, बट 340 सीआरपीसी के लिए काफ़ी नहीं है। ये जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जब आप सेक्शन 91 का प्रयोग करते हैं, तो 340 के लिए ये अभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। अब पत्नी ने झूठ बोला है, एफिडेविट में भी आ चुका है। वकील साहब अब ये बताइए कब हम 340 सीआरपीसी फाइल करें। देखिए, यहाँ पे जल्दबाजी से केस जो है ख़राब हो जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, मैं क्या बोलूँ, कई लीगल एडवाइज़र भी ऐसा करते हैं और कई क्लाइंट्स भी ऐसा कर देते हैं। जैसे ही एफिडेविट में आया 340 सीआरपीसी फाइल कर दी, दूसरी पार्टी सतर्क हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसे एक मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक उस टाइम वो कोर्ट को सीधा ये कहती है कि अप्रिशिएट ही नहीं हुआ, अभी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं ऑन रिकॉर्ड आए हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं मैंने झूठ बोला है। तो वहाँ पे जो है डिसमिसल हो जाता है सीधा। 340 सीआरपीसी अपनी आप डिसमिसल करा लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब जब डॉक्यूमेंट्स आ गए,
एफिडेविट में डिस्क्लोज कर दिया वाइफ ने कि वो यहाँ काम करती है, इधर कमाती है, इतना पैसा कमाती है, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। अब क्या करे वकील साहब, अब बताइए ना। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस में अब आपको क्या करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। आप अपनी वाइफ से यही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इस टाइम से इस टाइम तक आप यहाँ काम करती थी, इस कंपनी में, इस पोस्ट में, या फिर आपकी सैलरी इतनी थी, इतनी सैलरी आपके, ये आपका बैंक अकाउंट है, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चंस पूछेंगे। अब यहाँ पे वाइफ जो है सिंपली डिनाई कर सकती है, अगर वो जो है ज़्यादा ही स्मार्ट है तो, नहीं तो 90% केसेस में वो एडमिट कर लेगी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ही हैं, मेरे ही कंपनी के हैं, मैं यहाँ काम करती थी, ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। यहाँ पे देखिए दो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। उसने अपने इनकम एफिडेविट में ये लिखा कि वो काम नहीं करती है, वो शुरू से जो है फाइनेंशियल उसे प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे वो अब दूसरा स्टैंड ले चुकी है कि वो काम करती है, ये डॉक्यूमेंट्स उसी की कंपनी के हैं और ये सब है, ठीक है। अब जब ये चीज़ें प्रूव हो गई हैं, ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, तब आप जो है सीधा एविडेंस के बाद अपना एविडेंस आपको लीड करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि वाइफ ने खुद ही वो डॉक्यूमेंट्स अगर एडमिट कर लिए हैं तो आपको अपना एविडेंस लीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपना एविडेंस भी क्लोज करवा सकते हैं। और तब आप 340 CRPC की एप्लीकेशन इस सिनेरियो में डालेंगे। आप कोर्ट को ये कहेंगे कि जनाब वाइफ ने बिल्कुल ऑन ओथ झूठ बोला है, उसने जो है रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट कंप्लायंस किया था। रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में उसने ये कहा कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो ना ही कहीं काम करती है, और जो 3 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो उसने जो है दाखिल कर दी हैं, पर जो दूसरा अकाउंट है जिसमें उसकी सैलरी आती है, वो जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है 3 साल की, वो नहीं करी, सैलरी स्लिप्स नहीं लगाई, ITR नहीं लगाई, और वो जो है ऑन रिकॉर्ड उसने ये चीज़ कंसील किया। फिर मैंने जो है सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगाई, ये डॉक्यूमेंट्स जो है ऑन रिकॉर्ड आए, इंटरिम मेंटेनेंस डिनाई कर दी गई। इंटरिम मेंटेनेंस डिनाई करने के बाद मैंने जब इसे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछा कि यहाँ पे आप काम करते हो, इस पीरियड से इस पीरियड तक आप काम करते थे, इतनी आप सैलरी उठाते थे, ये आपके बैंक अकाउंट है, इसमें जो है आपकी सैलरी आती थी, उसने ये सारी चीज़ें जो है कबूल कर ली। तो जनाब यहाँ पे बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट, यहाँ पे बिल्कुल 340 CRPC का केस बनता है। दूसरी चीज़ जनाब, अगर मैं इतना एफर्ट नहीं करता कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड लाता और साथ ही साथ उसे कॉन्ट्रडिक्ट करवाता, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे कन्फ्रंट कराता, तब तक ये जो है झूठ बोल चुकी थी। और इसका रेपरकशन क्या होता, इसका रेपरकशन ये होता, रिज़ल्ट ये होता, मेरे ऊपर हाई मेंटेनेंस बन जाती, कोर्ट होता गुमराह और आपका जो ऑर्डर है मेरे अगेंस्ट आता। क्योंकि अब मैंने ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रखी तो मेरी इंटरिम मेंटेनेंस एक तो डिनाई कर दी कोर्ट ने, और दूसरी चीज़ कोर्ट ने जो है अब कंसिडर करेगा कि उसकी इनकम भी कंसिडर करके ऑर्डर पास करेगा। नहीं तो अगर ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं आती तो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है ये आपको ज़रूर बोलना है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता, क्योंकि जो भी कोर्ट आता है उसको ट्रू रहना चाहिए, बोनाफाइड, इसे हम लीगल टर्म्स में बोल रहा हूँ, बोनाफाइड जो है होना चाहिए एक पार्टी को, और क्लीन हैंड से आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जब आप ये चीज़ें बोल देंगे तो यहाँ पे कोर्ट यही सोचेगा कि सही में जो है वाइफ ने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला है, और 340 में इंक्वायरी जो है इनिशिएट करके प्रोसिक्यूशन के लिए रेकमेंड कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। पर कई बार ये सिनेरियो भी आ जाता है कि वाइफ जो है डिनाई कर देती है कि ये डॉक्यूमेंट्स को ही डिनाई कर दिया, तभी मैं कहता हूँ 340 हमेशा पहले नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में जब तक आप वाइफ साइड को वो डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंट नहीं करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स अप्रिशिएट ही नहीं होंगे। कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानेगा, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी को उसको एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए। आप कोर्ट में जो है हमेशा प्रिजम्पशन पे नहीं जाते हो। आप प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि आपने जो रखा वो सही है, आपने बोला कि वाइफ ने झूठ कंप्लेंट फाइल करी तो कोर्ट मान लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, आपको ये क्रॉस एग्जामिनेशन जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो यूज़ करनी पड़ेगी। जब तक आप वो क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि वो एक्सप्लेन करे ये सब चीज़ें जो उसके अगेंस्ट जा रही हैं, कि उसके पास क्या एक्सप्लेनेशन है।
अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस मत पूछिए, बट ये एक एक्सेप्शन है कि एक्सप्लेन उस चीज़ को करिए जो चीज़ आपको पता है फेवर में आएगी। अब डॉक्यूमेंट्स है, इसमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, ये आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली वाइफ एडमिट ही करेगी इसमें और उसमें सैलरी आ रही है तो उसमें वो कहीं बच नहीं सकती, तो आपको उससे एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए। हो सकता है वो किसी और व्यक्ति का हो सकता है वो उसका ना हो, सेम नाम हो सकता है एक ये कंटेंशन भी होते हैं। तो जब तक आप वो डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंट नहीं कराओगे, एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंट नहीं कराओगे, वाइफ साइड जो है दूसरा स्टैंड ले सकती है। हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि वो दूसरी सेम नाम से हो एक अकाउंट में या सेम कंपनी में हो, एक ही नाम से, नाम सेम हो सकते हैं, बट जब तक वाइफ एडमिट नहीं करेगी हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, तब तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे क्वेश्चंस लगेगा। बट हाँ इंटरिम मेंटेनेंस पे जो है, अंतरिम मेंटेनेंस पे आपको जो है यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस में कोर्ट अभी इस स्टेज पे कंसिडर नहीं करता कि वो डॉक्यूमेंट्स अभी क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। पर जनरली क्या होता है, कोर्ट यही देखता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे हैं दूसरी पार्टी ने, तो वो दूसरी पार्टी एडमिट कर ही लेती है 90% केसेस। फिर 10% ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट खेलते हैं कोर्ट के साथ, मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अब हो रहा है तो अलग अलग लोग जो हैं आते हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होता है। तो अब ये होता है कि वाइफ साइड ये एडमिट ही नहीं करती कि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। कोई बात नहीं, अभी आप 340 नहीं लगाएंगे, अभी भी आपके मन में यही होगा कितना झूठ बोल रही है, इस हद तक झूठ बोल रही है ये। तो अब जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी डिफेंस एविडेंस लीड करने की। आपका जो एविडेंस है वो लीड करने के लिए आपको एक मौका देगा कोर्ट। उसमें आप जो है समन करा सकते हैं विटनेसेस को। आप आईडी कार्ड के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप समन कराइए और साथ ही साथ वो विटनेस को बताइए। आप सीधा बोलेंगे कि ये जो सामने है इन्होंने जो है अकाउंट खोला आपके बैंक अकाउंट में, ये अकाउंट इनका है, आईडी कार्ड इनका है, बस दैट्स इट। वहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगा कि वो एक्चुअली अकाउंट जो है वाइफ साइड ने खुद ही खुलवाया है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को बुला सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये एम्प्लॉयर है, इनका आईडी कार्ड ये है, ये सामने खड़ी है, ये आपके कंपनी में काम करती हैं या नहीं करती हैं, बस सिंपल एज दैट। जब वो बोल देगा कि हाँ करती हैं, तो फिर किस पोस्ट में, जब उसके बॉस आ रहे होंगे, मैनेजर आ रहे होंगे, सब आ रहे होंगे ना कोर्ट के अंदर, तो अपने आप ही वो जो है शांत हो जाएगी और खुद ही एडमिट कर लेगी। वैसे 100% ही होता है कि वो एडमिट कर ले, बट कई केसेस में अटक जाता है, कई केसेस में होता है कि हम मतलब कुछ ज़्यादा ही स्मार्टनेस है, पता नहीं क्यों दिखाते हैं लोग इतनी स्मार्टनेस, बट ऐसी स्मार्टनेस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इससे तो और ज़्यादा जो है कोर्ट को शक होगा, और हम जो है कोर्ट से आप फाइनल आर्ग्यूमेंट में ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जनाब हमने जो है इसे क्रॉस एग्जामिनेशन में जब पूछा था तब इसने एडमिट नहीं किया ये डॉक्यूमेंट्स। और मतलब आप ये सोचिए कि इतनी झूठ बोलने की हद होती है कि अपने खिलाफ जो है क्रॉस में भी झूठ बोला, अपने एविडेंस में भी झूठ बोला, तो 2 बार झूठ बोला, तो यहाँ पे जो है 340 की कार्रवाई जो है इनिशिएट कोर्ट कर देगा। इस पे एक मैंने आर्टिकल लिखा है प्रोसेस के ऊपर, आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया इस पे एक जजमेंट भी है। अगर आपके केस में ऐसा है बिल्कुल तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ क्या है, आपके कमेंट्स कैसे आते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आर्टिकल ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।